Hello and welcome to another session of Weekly Science and Tech Current Affairs। आज हम कुछ 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला टॉपिक है हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आप सबको पता है इसराइल, ईरान, यूएसए और बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ अभी एक वॉर में हैं जिसको यूएसए ने स्टार्ट किया और जिसमें मिसाइल इंटरसेप्टर्स की सच एज इसराइल का आयरन डोम सिस्टम हो गया, यूएस का थार्ड हो गया, इनकी बड़ी भूमिका है, इनका बड़ा रोल है अगेंस्ट द मिसाइल लॉन्च्ड बाय एनिमी नेशंस, चाहे वो इसराइल की तरफ से हो चाहे वो ईरान की तरफ से हो। सो मिसाइल डिफेंस सिस्टम मेनली वर्ल्ड में कौन से यूज़ हो रहे हैं, किस तरह के होते हैं और इंडिया के पास कौन से मिसाइल डिफेंस या इंटरसेप्टर हैं, उनको हम देखेंगे। सेकेंड है इंडिया की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी प्रहार, होलिस्टिक पॉलिसी है जिसमें हम इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं और इंडिया में जो टेररिज्म डेवलप हो रहा है और जो बॉर्डर पर टेररिज्म जो पाकिस्तान प्रमोट कर रहे हैं या बाकी नेशन प्रमोट कर रहे हैं उसको होलिस्टिकली कैसे काउंटर करना है उसके बारे में इसमें बात की गई है। देन गगनयान ने अभी फाइनली अपना ह्यूमन स्पेस मिशन कंप्लीट किया है 28 फेब को। उसमें देखेंगे उन लोगों ने जो क्रू मॉड्यूल है जिसमें बैठ के लोग स्पेस में गए थे और जिसमें बैठ के वापस आए हैं वो री एंटर कैसे हुआ है, क्या फेजेस हैं उसके, क्या चैलेंजेस आते हैं, इसको सवाल पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में कुछ ऐसे पूछा जा सकता है कि किन किन देशों के पास ये कैपेबिलिटी है और मेंस में कुछ इस तरह पूछा जा सकता है कि इस तरह के मिशंस में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और इंडिया को अगर 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाना है तो उसके लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस मिशन की। एंड देन फाइनली वी विल सी एआई। पूरे ही इस साल का, पिछली साल का, उससे भी पिछली साल का अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट साइंस का टॉपिक रहा है तो वो एआई है। अभी तक एआई शायद बड़ी कंपनियों तक लिमिटेड रहा था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधार है, जनधन है, यूपीआई है, वैसे ही एआई को कॉमन पब्लिक के लिए यूज़ करने के लिए सुगम, इजी बनाने की कोशिश कर रही है। उसमें थोड़ा देखेंगे कि जीपीयू और सीपीयू क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट कैसे एआई जो इंफ्रा है उसको स्टार्टअप्स हो गए, किसान हो गए, मेडिकल हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, उसके लिए कैसे इजी बना रही है। ये आपके मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके डायरेक्ट मेंस में सवाल आ सकते हैं, खासकर एप्लीकेशन ऑफ एआई इन मेडिकल एंड एग्रीकल्चर। सो अब हम अपने पहले टॉपिक पे आ जाते हैं और ये देखते हैं कि मिसाइल इंटरसेप्टर कैसे काम करते हैं। पहले तो इस बात को समझेंगे, चाहे कोई मिसाइल हो, चाहे मिसाइल को इंटरसेप्ट करने वाला हो, ठीक है, उसको ख़त्म करने वाला हो, दोनों ही क्या है, मिसाइल्स के ही टाइप हैं। जनरली जब हम बात कर रहे हैं इंटरसेप्ट करने की तो लेट से ये ईरान है, ईरान ने कोई अपनी एक मिसाइल छोड़ी जो कि इसराइल जाने वाली थी। मुझे पता है इसराइल वेस्ट में ईरान के, बट अब ये डायग्राम ऐसे बन गया है, ठीक है। सो इसराइल ने एक मिसाइल छोड़ी, ईरान ने एक मिसाइल छोड़ी, वो इसराइल पे जाके गिरने वाली है, बट इसराइल ने एक डिफेंस सिस्टम लगा रखा है जिसमें से ये मिसाइल नीचे गिरने से पहले ही वो इसके डिफेंस सिस्टम, जैसे आयरन डोम बोलते हैं, इसको टारगेट करके ख़त्म कर सकते हैं। ये जो मिसाइल थी ये कैसी थी, बैलिस्टिक थी। कैसी थी, बैलिस्टिक। इसका मतलब ये जो इंटरसेप्टर है, जो इनके रॉकेट्स हैं, छोटे रॉकेट्स हैं, दे कैन प्रिडिक्ट इट्स पाथ, इसके पाथ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये इजीली इसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। सो बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनका पाथ पैराबोलिक है, ठीक है, एक बार लॉन्च हुए उसके बाद वो ग्रेविटी के हिसाब से चल रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट करना आसान है एज कंपेयर टू क्रूज मिसाइल जो कि कुछ इस तरह चल सकती है जैसे कि ब्रह्मोस। अगर ब्रह्मोस मिसाइल हो उसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल। तो इस आर्टिकल में जब हम इंटरसेप्शन की बात करेंगे तो हम किस मिसाइल्स की बात करेंगे, इन जनरल बैलिस्टिक मिसाइल्स की। क्रूज मिसाइल्स जो कि जनरली हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक होती हैं, जो कि अपना पाथ चेंज कर सकती हैं बिकॉज दे हैव, है ना, लिक्विड फ्यूल इन देम, और वो अपना पाथ चेंज कर सकती हैं, उस वजह से उन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। सो बैलिस्टिक मिसाइल को अगर आप लॉन्च फेज में
इंटरसेप्ट कर रही है, ये थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे कम ही इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे जो आपको लॉन्च फेज में इंटरसेप्ट करने को मिलेगा। वो तभी पॉसिबल है जब आप लॉन्च के बहुत करीब बैठे हो। अगर मैं ईरान से मिसाइल लॉन्च कर रहा हूँ तो इराक वाले इस फेज में मेरी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। जनरली ये बहुत प्रेफरेबल फेज नहीं होता है मिसाइल इंटरसेप्शन के लिए। सेकेंड फेज होता है जब ये मिसाइल एटमॉस्फेयर से बाहर जा चुकी होती है, एल्टीट्यूड है ना 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर के करीब है, उस फेज को हम बोल देते हैं एक्जोस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बाहर का फेज है। कुछ कुछ मिसाइल जैसे S-400 हो गई, इंडिया का पृथ्वी एयर डिफेंस हो गया, वो इस फेज में किसी एनिमी देश की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अच्छा, इंटरसेप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर डिपेंड होता है कि आप इसको तभी इंटरसेप्ट कर सकते हैं जब आपके रडार से बता दें कि ये मिसाइल कहाँ है। अगर आपको यही नहीं पता है कि कोई मिसाइल लॉन्च हुई है, उसकी क्या पोजीशन है, तो आप उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। जनरली जब लोअर इन द एटमॉस्फेयर होती है मिसाइल, हमें उसको जनरली नहीं पता होता है क्योंकि वो उस टाइम लॉन्च ही हुई होती है। रडार को भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है ट्रैक करने के लिए। इस फेज में हम इजीली मिसाइल्स को ट्रैक कर सकते हैं, हमारे रडार क्लियरली देख सकते हैं। बट इस फेज में एक प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम है कि हमें 100 ऑफ किलोमीटर क्या है अप द एटमॉस्फेयर जाना पड़ता है। तो ऐसी मिसाइल्स इन जनरल कैसी, ऐसे इंटरसेप्टर इन जनरल कैसे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। जैसे कि S-400 जो हमने रसिया से परचेस किया है, पृथ्वी एयर डिफेंस हो गया इंडिया का खुद का, और आकाश नेक्स्ट जनरेशन वगैरह यूज़ होता है थर्ड फेज में, जहाँ की मिसाइल जस्ट गिरने वाली होती है। ये वापस री एंट्री हो चुकी होती है एटमॉस्फेयर में, मिसाइल की स्पीड बढ़ चुकी होती है ग्रेविटी की वजह से। यहाँ पे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे मिसाइल की स्पीड ज़्यादा है, बट आसान भी होता है क्योंकि यहाँ पे मिसाइल आपके करीब है। ठीक है, सो वन ऑफ द डेंजरस फेस है। अगर यहाँ पे आपने इंटरसेप्ट कर ली तो बढ़िया है, अदरवाइज ये आपके टारगेट को हिट करने वाली है। सो ये सबसे ट्रिकी फेज है। कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि इस वाले फेज में मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाए। ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। जनरली हम चाहते हैं कि जो सेकेंड फेज है, मिड फ्लाइट या मिड कोर्स जो फेज है, उसी में ही मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया जाए। बट लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से इन जनरल इस फेज में इंटरसेप्ट करने की कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है। इन जनरल इस फेज में इंटरसेप्ट करने की कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है। वंस अगेन, हम जिन भी मिसाइल्स की यहाँ बात कर रहे थे इंटरसेप्शन की, यहाँ पे वो सब की सब कैसी थी, बैलिस्टिक मिसाइल, जिनमें शुरू में कुछ फ्यूल जला, उसके बाद ये अपनी वेलोसिटी से चल रही हैं। इसके बाद इसमें कोई भी फोर्स या थ्रस्ट का एडिशन नहीं हुआ है। समझ में आया आप लोगों को? इन जनरल जो क्रूज मिसाइल होती हैं जैसे कि ब्रह्मोस हो गई इंडिया की, उनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो अपनी ट्रेजेक्ट्री बदल सकती है। मान लीजिए ब्रह्मोस ऐसे जा रही है, उसने जो गायरोस्कोप है उसमें जो सेंसर्स हैं, उन्होंने देखा कि भाई कोई इंटरसेप्टर आ रहा है तो इट कैन चेंज इट्स पाथ, वो अपना पाथ चेंज कर सकती है। इसलिए क्रूज मिसाइल्स को इन जनरल इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। ये जो इंटरसेप्शन की सारी टेक्निक है बेस्ड ऑन है बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के बेसिस पे है। जितनी भी बड़ी मिसाइल हैं जो ज़्यादा वेट कैरी करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जाती हैं, वो सब की सब कैसी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। पूरे वर्ल्ड में 2000 या उससे ऊपर की रेंज की जितनी भी मिसाइलें हैं, 2000 किलोमीटर या उससे दूर की रेंज की जितने भी मिसाइलें हैं, लगभग आपको 99% कौन सी मिसाइल्स मिलेंगी, वो बैलिस्टिक, जैसे इंडिया की अग्नि मिसाइल। ठीक है, 5000 किलोमीटर इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सारी की सारी आपको कैसी मिलेंगी, 5000 किलोमीटर। सो जो इंटरसेप्टर टेक्निक्स हैं वो उनके खिलाफ बढ़िया से काम कर सकती हैं। अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड के कुछ मेजर इंटरसेप्टर सिस्टम्स को। उससे पहले थोड़ा सा और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, पहले क्या होता था कि कोई भी इंटरसेप्टर जाके कुछ वॉरहेड या कुछ ब्लास्ट मटेरियल ले जाता था, जो कि उसके पास जाके, टारगेट के पास जाके फूट जाता था या उससे टकरा के फूट जाता था। अभी हम सिंपली विदाउट एनी एम्यूनेशन भी हम सीधा टारगेट करते हैं और तेज़ी से टारगेट करते हैं, जिससे जो
एनिमी की मिसाइल है वो क्या हो जाती है, वेपराइज हो जाती है। अब हम उसके पास जाके हिट ना, ब्लास्ट ना होने की बजाय हम सीधा हिट करने की कोशिश करते हैं। आजकल की जो मेथड्स है, एआई पावर डिफेंस क्या करता है, मान लीजिए कोई क्रूज मिसाइल है जिसको आपको इंटरसेप्ट करना है, जो कि अपना पाथ चेंज कर रही है इस तरह, तो अगर आपने अपने जो इंटरसेप्टर है, जो रॉकेट है जिससे आप इसको गिराना चाह रहे हो, उसमें एआई पावर्ड ब्रेन लगा दिया है, सो इट कैन प्रिडिक्ट टू सम एक्सटेंड द पाथ ऑफ द मिसाइल जिसको ये इंटरसेप्ट करने वाला है। सो एआई का बहुत यूज़ होने वाला है, अपार्ट फ्रॉम रोबो वॉरफेयर कि रोबोट्स में हम दिमाग डाल दें, बंदूक पकड़ा दें, उसके अलावा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक, एक और जो चीज़ हुई है कि इसराइल जैसे देश ने एक अपने सराउंडिंग में, ऐसा कोई फिजिकल स्फीयर नहीं है जिसे हम आयरन डोम बोलते हैं, ये बेसिकली एक स्फीयर है जहाँ पे कोई भी मिसाइल आती है तो इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसे टारगेट कर सकता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, आयरन डोम बोल देते हैं। ये जो रॉकेट्स हैं जो ये छोड़ रहे हैं इसराइल वाले इनकमिंग मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये रॉकेट की कीमत 2 लाख से 2.5 लाख डॉलर है, मतलब 2.5 से 3 करोड़ या 2 से 3 करोड़ रुपए के बीच में है। और जो ईरान वगैरह या जो भी देश इससे वॉर लड़ रहे हैं, वो $20,000 का एक, $20,000 का एक छोटा सा रॉकेट भेज रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, तो एक तो इनके रॉकेट सस्ते हैं जो अटैक करने आ रहे हैं एज कम्पेयर टू जो इंटरसेप्टर है, ठीक है। सेकेंडली इन्होंने क्या किया कि कुछ ड्रोन्स या कुछ फर्जी मिसाइल, फेक मिसाइल्स जो कि सिर्फ उड़ते हुए लग रहा है कि आ रही हैं इसकी तरफ, ड्रोन्स हो गए जो कि बहुत चीप है, जो कि हो सकता है $2,000 का हो, 20,000 का भी ना हो, वो भी भेज दिए। अब ये जो इंटरसेप्ट जो ये सिस्टम है ये कंफ्यूज है कि किसको मैं टारगेट करूं किसको नहीं करूं। ऐसे में मान लो जो ओरिजिनल मिसाइल थी वो किसी तरह बच निकलती है और हिट कर देती है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, सैचुरेशन अटैक। इस टेक्निक को हम क्या बोल देते हैं, सैचुरेशन अटैक, जिसमें आप एनिमी रडार को सैचुरेट कर दो टारगेट से और इसे ये ना समझ में आए कि मैं किस टारगेट को हिट करूं किसको मिस करूं, और एट ए टाइम उसकी एक लिमिट होगी, 10 टारगेट को एक साथ हिट कर सकता है। मान लीजिए 11वां टारगेट ओरिजिनल था, 10 बाकी आपके फर्जी थे, सो वो हिट कर सकता है। ये टेक्निक ईरान और बाकी देशों ने अगेंस्ट इसराइल यूज की है। अगर मैं ग्लोबल मिसाइल शील्ड्स की बात करूं, सो S-400 ट्रायम्फ जो कि रसिया की है, जिसको इंडिया ने एक्वायर कर लिया है, उसको वो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। रेंज कितनी है, अप टू 400 किलोमीटर, मतलब ये मिसाइल की एंड की जर्नी के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट जहाँ की मिसाइल गिरने वाली है, इस वाले फाइट पाथ में या फेज में, मिड फेज में भी इंटरसेप्ट कर सकता है। सो जो ये रिस्क होती है कि यहाँ पे अगर आपने हिट नहीं किया मिसाइल को, सो आपके पास दूसरा मौका नहीं है, क्योंकि कुछ ही सेकंड में वो क्या है, टकरा जाएगी। सो उसके लिए ये हमारा एक बेस्ट डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड का, जो कि मिड फेज में ही इंटरसेप्ट कर सकती है। और हमारे पास अगर मान लो यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं हो पाता, हमारे पास सेकेंड चांस रहता है उसको एंड टर्मिनेशन फेज में एंड करने का। आयरन डोम इसराइल का है, जो कि लोकल रॉकेट्स या छोटी मिसाइल्स के लिए बना हुआ है, मैंने आपको बताया है, ठीक है, जो कि छोटे मोटे रॉकेट्स दागे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट से। देन थर्ड और पैट्रियट किसका है, यूएसए का। भाई ये नाम आपको याद रखने हैं, ये डायरेक्टली प्रीलिम्स एग्जाम में आपको मैच द फॉलोइंग करके आ सकते हैं। थर्ड किसका है, आयरन डोम किसका है, S-400 किसका है, एंड पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस्ड एयर डिफेंस किसका है, इंडिया का है। इसमें मल्टीपल मिसाइल्स हैं, वन इज पृथ्वी। जो मिसाइल्स हैं मल्टीपल, उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो सॉरी, मैं अगर इंडिया के एडवांस एयर डिफेंस की बात करूं, सो उसमें पहली है लॉन्ग रेंज में S-400 ट्रायम्फ, किससे हमने परचेज की है, रसिया से, याद रखना है। देन बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसमें पृथ्वी है और बाकी की मिसाइल्स हैं, पृथ्वी एयर डिफेंस है, इंडिया ने खुद से बनाई है, ये भी लॉन्ग रेंज ही है और न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल्स को काउंटर कर सकती है। बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड लेके आ रही हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब लेके आ रही हैं अपने साथ,
उनको ये काउंटर कर सकती है। आकाश छोटे टारगेट्स के लिए, छोटी मिसाइल्स के लिए है, जो कि बेसिकली अप टू 80 किलोमीटर है, शॉर्ट रेंज के लिए है। एंड देन फाइनली एक बराक 800 सिस्टम है, जो कि आपकी सिटीज़ हो गई, नेवी के शिप्स हो गए, आपके फ्रिगेट्स हो गए, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, उन पे रहती है कि कोई भी आके उनको अटैक ना कर दे। ये बहुत ही शॉर्ट रेंज है कि टारगेट बिल्कुल आपके पास आ जाए तभी आप उसे हिट करने वाले हो। सो अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आपको इंडिया के बारे में भी थोड़ा सा याद रखना है। इनमें से कोई भी किसी भी दिन मैच द फॉलोइंग आ सकता है, एज ए स्टेटमेंट इन प्रीलिम्स एग्जाम आ सकता है। सो अब हम आ जाते हैं इंडिया की एंटी टेररिज्म स्ट्रेटेजी। अभी तक इंडिया ऐसा नहीं है कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए कुछ काम नहीं कर रहा था, बट ये पहली स्ट्रेटेजी है जो कि कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड है। अगर मैं एक शब्द बोलूं तो किस पे बेस्ड है ये? कोऑर्डिनेशन पे, कि जो हमारी एजेंसीज हैं, एनआईए हो गई, आईबी हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ हो गई, उन सब के कोऑर्डिनेशन सेंटर अलॉन्ग विद पुलिस फोर्सेस और आर्मीज और जो बाकी चीज़ें हैं उनके साथ, उन सब के साथ कि भाई आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप तुरंत यहाँ ट्रांसफ़र कीजिए, आपको मिल रही है आप यहाँ ट्रांसफ़र कीजिए, आपको मिल रही है आप यहाँ ट्रांसफ़र कीजिए। और इस तरह हम टेररिज्म में प्रिवेंशन, क्विक रेस्पॉन्स, एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज़ को प्रमोट करना, ह्यूमन राइट्स को जस्टिस दिलाना या बचाना, अटेन्यूएटिंग रूट कॉजेज, जो रूट कॉजेज हैं टेररिज्म को उनको ख़त्म करना, अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स एंड क्विक रिकवरी पे काम कर सकें। सो वंस अगेन द की टर्म इज़ कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड है। अभी तक हमने ऐसी कोई कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी नहीं बनाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये पॉलिसी लॉन्च की है। इसके अगर मैं और पैरामीटर्स देखूं और क्या करना चाह रहे हैं इस पॉलिसी में, सो अभी क्या है, टेररिज्म इवॉल्व हो गया है। अभी टेररिज्म में ना सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व है, बल्कि वो हर बंदा इन्वॉल्व है जो कि पाकिस्तान से आया हुआ गांजा या बाकी की चीज़ें खरीद रहा है, ड्रग्स जिन्हें हम बोल देते हैं, या पाकिस्तान से आए हुए आर्म्स को खरीद रहा है, या उन चीज़ों को खरीद रहा है जो वहाँ जाके टेररिज्म को प्रमोट करने वाली हैं, या ऐसी चीज़ें हाई टेक थ्रेट्स सच एज साइबर सिक्योरिटी हो गई, रोबो वॉरफेयर हो गया जिसमें कि रोबोट में आपने दिमाग डाल दिया, एंड ड्रोन अटैक्स हो गए, उन सारी चीज़ों को भी ये काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑल राउंड डेंजर, हमारे विसिनिटी में 3-4 फ्रंट पे अब हमने वॉर देख ली हैं, एयर का भी चल रहा है, नेवी में भी चल रहा है, ज़मीन पे भी चल रहा है। उन सारी थ्रेट्स को, खासकर टेररिज्म को ये काउंटर करने की बात कर रहा है। अगर मैं पॉलिसी डायरेक्टिव्स या कोर पॉलिसी की बात करूं, सो ये पहली तो क्या करता है, मल्टी एजेंसी सेंटर बनाने की बात करता है या कोऑर्डिनेशन की बात करता है, जिसमें आईबी, रॉ, एनआईए, सीबीआई, पुलिस फोर्सेस एंड बाकी की चीज़ें, कि भाई जिसको भी किसी भी तरह की अगर टेररिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो यहाँ सप्लाई करे, उसके हिसाब से तुरंत स्विफ्ट एक्शन लिया जा सके। क्या क्या ये काउंटर करने की बात कर रहा है? पहले तो ये बात कर रहा है टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, रीजन, फेस और एथनिसिटी। टेररिज्म किसी एथनिसिटी से संबंध नहीं रखता है, ना उसका कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, ना उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न है। हमें सारे स्फेयर्स में देखना है। टेररिस्ट एक हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियंस भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है और पंजाबी भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, बेसिकली उसकी बात कर रहा है। आप थोड़ा सतर्क रहिए, किसी एक कम्युनिटी पे ध्यान मत दीजिए, सब पे दीजिए। टेररिज्म कहीं से भी एमिनेट हो सकता है। प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह ईरान, यूएस और जो इजराइल वॉर है उसमें जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किए गए हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, डैम्स हो, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हो जिन पर अटैक की संभावना है, या फिर सिविलियन शिप हो, ठीक है, उनको अब हमें बचाने की ज़रूरत है, उनको सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जितने भी हमारे स्पेस सेंटर्स हैं, जितने भी हमारे बड़े डैम्स हैं, जो जहाँ से पावर स्टेशंस हैं, उन सबको सिक्योरिटी अप करने की ज़रूरत है। हंटिंग स्लीपर सेल्स, ये टर्म थोड़ा आप याद रखिए, ये मेंस के लिए आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट आर द पॉलिसी डायरेक्टिव्स ऑफ द प्रहार
पॉलिसी, ठीक है। सो हंटिंग स्लीपर सेल्स क्या होते हैं कि आपके पता चला आपके पड़ोस में मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नॉर्मल लाइफ व्यतीत करते हुए लगेंगे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बट वो अंदर ही अंदर प्रमोट कर रहे हैं किसको, टेररिज्म को, या फिर बेसिकली रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ, ऐसे थॉट्स को प्रमोट कर रहे हैं जो कि नेशन के अगेंस्ट हो, या फिर कहीं ना कहीं ये बताता हो कि भाई देश में इतना गलत हो रहा है कि अब तुम्हें वॉर आर्म्स उठाने की ज़रूरत है। जैसे अगर मैं एक बिफोर इंडिपेंडेंस का एग्जांपल दूं तो अनुशीलन समिति जो थी बंगाल की, वो जो काम करती थी उनको हम बेस्ट एग्जांपल मान सकते हैं स्लीपर सेल का। उसमें और आज में डिफरेंस सिर्फ इतना है, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो इलेजिटिमेट थी, थोपी गई थी। आज जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट है, थ्रू डेमोक्रेसी, वोटिंग के थ्रू आई है। सो हम इन चीज़ों को अब टॉलरेट नहीं कर सकते, शायद इनको वहीं पे ख़त्म करने की ज़रूरत है। इन्हीं स्लीपर सेल की वजह से दिल्ली में जो अटैक हुए थे वो पॉसिबल हो पाए हैं। देन फाइनली स्मार्ट इंटेलिजेंस, आपको सारे स्फेयर से खबर मिले, चाहे वो सिटीजन्स के फ़ोन्स हो गए, चाहे आपके कैमरेज हो गए, और उस इंटेलिजेंस को आप एक एजेंसी को या एक मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर को शेयर करके और उसका जल्दी से जल्दी आप डिसेमिनेट करें, जिससे एक्शन लिया जा सके, टेररिज्म को रोका जा सके। देन हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है गगनयान सेफ रिटर्न। सो 27 फरवरी 28 फरवरी को हमने गगनयान, बेसिकली पहले आप थोड़ा गगनयान के बारे में समझ लीजिए। ये अर्थ है, ये अर्थ की एक ऑर्बिट है जो कि लगभग 400 किलोमीटर है, कितना है, 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और हमने एक रॉकेट है हमारा GSLV मार्क 3, थर्ड जनरेशन GSLV, उस पर बिठा के, रॉकेट पे बिठा के कुछ लोगों को, क्रू मॉड्यूल इसे क्या बोल देते हैं, ये नीचे वाला रॉकेट हो गया भाई, ये क्रू मॉड्यूल में बिठा के अलॉन्ग विद जो एसेंशियल सर्विस हैं जैसे कि हवा हो गई, पानी हो गया, उसको उससे प्रेशराइज करके इसको कहाँ भेज दिया, क्रू मॉड्यूल को हमने एक ऑर्बिट में भेज दिया। ऑर्बिट में ये 3 दिन तक क्या किए, चक्कर काटे, बेसिकली ये अर्थ के अराउंड 3 दिन तक घूमते रहे, ठीक है। घूमेंगे नहीं तो ये नीचे गिर जाएंगे बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो घुमाना जरूरी है जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी को बैलेंस कर सके। 3 दिन तक घूमते रहे, असेंशियल चीज़ें थी। ये जो क्रू मॉड्यूल था, 3 दिन के बाद इन्हें फाइनली वापस आना था। इसमें छोटे छोटे रॉकेट्स लगे हुए थे 2-3, जो कि इसको इस ऑर्बिट से धकेल के किसकी तरफ बढ़ा दें, तुरंत अर्थ की तरफ बढ़ा दें। किसकी तरफ बढ़ा दें, अर्थ की तरफ। और फिर जब ये अर्थ में री एंटर हुआ तो एटमॉस्फेयर में एयर की वजह से, एटमॉस्फेयर में एयर की वजह से ये क्या होने लगता है, जलने लगता है। तो हम इसको क्या करते हैं, सील करते हैं, है ना, जिससे कि ये जले ना। या ऐसी ब्रिक्स होती हैं जो कि जलती रहती हैं बट अंदर तक आग नहीं पहुंचने देते हैं। बेसिकली सिरेमिक का काम होता है, जो टाइल्स जिससे बनी होती हैं उस मटेरियल का, करीब करीब, ठीक है। जब ये अर्थ के करीब पहुंच जाता है और स्पीड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है, सो उस टाइम पे हम क्या चाहते हैं, ये कहाँ जाए, किसी ओशन में जाए, सेफ लैंडिंग के लिए कहाँ जाए, किसी ओशन में जाए। तो अभी हमने इसे अरेबियन सी में लैंड करवाया है, बट स्पीड इतना ज़्यादा होती है कि इतनी स्पीड से अगर ये पानी में भी टकराए तो अंदर बैठे हुए लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ये पूरा फट जाएगा इतनी स्पीड की वजह से। तो हम स्पीड जो जस्ट लैंड होने से पहले क्या करते हैं, कुछ पैरासूट्स खोल देते हैं जिससे इसकी स्पीड इतनी धीमी हो जाए कि ये आराम से पानी में उतर सके। और पानी में इसका डिज़ाइन इस तरह बनाया जाता है कि पानी में उतरे तो ये तैरता रहे, डूबे ना। समझ में आया? सो ये डूबता नहीं है। और जो भी, क्योंकि आपको पता है कि आपका मॉड्यूल कहाँ लैंड हुआ है, सो आपके नेवी या कोस्ट गार्ड जो है वो इसको रिकवर कर लेते हैं, इसमें जो ह्यूमंस थे। सो अभी इंडिया ने आफ्टर USA, चाइना एंड रसिया फुल फ्लैश्ड अपने दम पे, अपने बल पे ये मिशन अकम्प्लिश किया है। ऐसा करने वाला इंडिया 4th नेशन बन गया। द कैप्सूल सेफली स्प्लैश डाउन इन द अरेबियन सी एंड रिकवर्ड बाय द नेवी एंड कोस्ट गार्ड। सो ग्लोबल रिकॉर्ड हो गया है। US, रसिया एंड चाइना के बाद ये कैपेबिलिटी अब किसके पास और है, इंडिया के पास। ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं कि किसके पास ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी थी और इंडिया ने अभी अचीव किया है।
जो हमने रॉकेट यूज़ किया था इसको ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए वो था लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, या GSLV मार्क 3 बोल देते हैं इसको। हैवीएस्ट रॉकेट है इंडिया का। एंड देन प्री टेस्ट इंसानों को ऑर्बिट में भेजने से पहले हमने एक व्योम मित्र करके एक रोबोट था, हाफ ह्यूमनॉइड, हमने क्लास में पहले भी बताया है, उसको भेजा, उसके साथ ये सारी चीज़ें की गई, उसको वापस लाया गया, उसको जिंदा देखा गया, तब हमने इंसानों को भेजा। सो प्री टेस्ट में हमने किसको भेजा था? व्योम मित्रा, ये आपको याद रखना है। एंड री एंट्री में जो टेम्परेचर पहुंच जाता है वो कितना पहुंच जाता है? करीब 2000 डिग्री सेल्सियस। उससे बचने के लिए जो मॉड्यूल दिख रहा है आपको, ऑल्दो ये पिक्चर नासा की है बट सिमिलर कंसेप्ट है। इस मॉड्यूल पे बाहर क्या रहती है? सिरेमिक की लाइनिंग्स रहती हैं, जिससे कि ये उस हीट को झेल सके और सेफली लैंड कर सके अर्थ पे, ठीक। और लैंड होने से जस्ट पहले हम क्या खोल देते हैं? पैरासूट खोल देते हैं, जिससे स्पीड कम हो सके और जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो जिंदा रहें। समझ में आया? इसके क्या मायने हैं? आपने एक चीज का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक ये बेसिकली एक सैटेलाइट काइंड ऑफ थिंग है जो कि स्पेस में चक्कर काट रहा है किसके? अर्थ के करीब 300 से 400 किलोमीटर की रेंज में। कितनी हाइट पे? लगभग 300 से 400 किलोमीटर। वहाँ पे नासा, रसिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान स्पेस एजेंसी, इन सब के एस्ट्रोनॉट जाते हैं और जो भी रिसर्च करनी है उन्हें वो वहाँ रहते हैं, रिसर्च करते हैं। इसका फ्यूचर में यूज़ ये भी हो सकता है, मान लो डॉकिंग के लिए। मान लीजिए आपने किसी प्लेनेट पे कोई मिशन भेजा, तो आप यहाँ से इजीली भेज सकते हैं, क्योंकि आपको ये 400 जो किलोमीटर्स है उतनी कम ग्रेविटी को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। सेकेंडली वो मिशंस यहाँ से आके सीधे यहीं से रिटर्न हो सकते हैं, उन्हें अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो मल्टीपल यूज़ हो सकते हैं कि इंटरनेट एक स्पेस स्टेशन के। इंडिया भी गगनयान की सक्सेस के बाद सोच रहा है कि वो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाई 2035 भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करें। और ये जो रिसर्च जो कि ISS कर रहा है या चाइना का जो अपना स्पेस स्टेशन है वो कर रहा है, वो इंडिया भी कर पाए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या आप ह्यूमंस को स्पेस में पहुंचा पा रहे हो और सेफली धरती पे ला पा रहे हो। फॉर एग्जांपल कल्पना चावला, सुनीता विलियम, सब कैसे हैं? एस्ट्रोनॉट्स हैं। वो काम आप कर पा रहे हो या नहीं। और कभी फ्यूचर में अगर आपको मून वगैरह पे भेजना है, मार्स पे भेजना है, तो भी आपको स्पेस में ह्यूमन को भेजने की कैपेबिलिटी चाहिए। हमने इसको सक्सेसफुली किया है और ये बहुत बड़ी बात है। ऑल्दो ये न्यूज़ के नीचे दब गया है, जिस तरह की न्यूज़ अभी ईरान इजराइल वॉर की वजह से चल रही हैं उसमें ये दब गई हैं सारी चीज़ें, बट ये आपके एग्ज़ाम के लिए, खासकर मेंस और प्रीलिम्स के लिए और एज सच नेशन की कैपेबिलिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मेरे हिसाब से मेंस के लिए, बिल्डिंग ए डिजिटल ब्रेन, द हार्डवेयर ऑफ सोवरेन AI। अब पहले आप एक कंसेप्ट समझेंगे, सोवरेन AI क्या है। सोवरेनिटी का मतलब आपने पॉलिटी में कई बार पढ़ा होगा, ऐसी स्थिति जहां हमें दूसरों पर डिपेंड ना होना पड़े, जहां पे हम खुद के फैसले बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के ले सकें। सोवरेन AI कहता है कि ऐसा AI सिस्टम जिसमें आपका डेटा या आपके फैसले अमेरिका या बाकी नेशंस की कंपनीज बैठ के ना डिक्टेट कर रही हूँ, वो डेटा भी आपके पास हो, उसमें जो चलने वाले मॉडल्स हों वो भी कहाँ के हों? आपके ही हों। वो चैट GPT या फिर जेमिनाई या फिर क्लाउडे नहीं होना चाहिए। क्लाउडे जो कि एंथ्रोपिक का है, समझ में आया? हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। और पहली बेसिक चीज़ है कंप्यूटर पावर, जिसे हम CPU एंड GPU बोल देते हैं। कंप्यूटर पावर दो फॉर्म में आती है, अपार्ट फ्रॉम डेटा स्टोरेज, हार्ड डिस्क के अलावा जिसमें डेटा स्टोर होता है, उसके अलावा दो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर पावर हैं। पहली है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप कंप्यूटर का डब्बा बोलते हो सिंपल लैंग्वेज में, और दूसरी है GPU, जिसे आप कंप्यूटर की ग्राफिक्स कार्ड बोलते हो, है ना, सिंपल लैंग्वेज में। वो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन जनरल कंप्यूटर्स में जहाँ कॉम्प्लेक्स टास्क है जो कि एक के बाद एक परफॉर्म होनी है
सीरियल में। फॉर एग्जांपल आपको एक रॉकेट लॉन्च करना है टू मून, है ना, आपको मान लो अपोलो 11 मिशन लॉन्च करना है टू मून, देन यू विल यूज सीपीयू। सीपीयू में प्रोसेसिंग कैसे होती है कि पहले इसके पास मेमोरी काफ़ी है और पहले इसमें एक टास्क गई, देन उस कड़ी की नेक्स्ट टास्क गई, उस कड़ी की नेक्स्ट टास्क गई, इसके पास इतनी मेमोरी है कि ये सारी टास्क को याद रख सकता है फ्रॉम फर्स्ट टू एंड, इवन इफ दे आर कॉम्प्लेक्स। समझ में आया आपको? सो ये सीरीज वाइज काम करता है। इस पे मैं आ रहा हूँ, पहले आप ये समझेंगे किसके लिए बनाया है, किसके लिए बेटर है, सीरीज वाइज टॉक के लिए, टास्क के लिए, और एक खत्म हो जाती है तो दूसरी को स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में आपने देखा होगा i3 होगा, i5 होगा, i7 होगा, ठीक। अगर i3 है तो मतलब उसमें दो वर्कर हैं, मतलब ऐसे दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसे दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, दो टास्क ऐसी कॉम्प्लेक्स टास्क वो कर सकते हैं। अगर i5 है तो चार वर्कर है, तो ऐसे चार वर्कर एक साथ काम कर रहे हैं सीपीयू। अगर i7 है तो आठ, ठीक है, आठ वर्कर एक साथ काम कर रहे हैं और टास्क जल्दी कंप्लीट हो सकती हैं अगर मल्टीपल टास्क है। फिर इनको समझ में आया एक चीज़, कंप्यूटर साइंटिस्ट को समझ में आया कि कुछ कुछ टास्क ऐसी हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स जो फ्लो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, उनमें ये भी मैटर नहीं करता है कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। आप पहले रॉकेट को इग्नाइट कर दो तभी लॉन्च होगा, है ना। लेकिन अगर आपको एक वीडियो प्रोसेस करना हो तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने ये वाला पार्ट पहले कर दिया या ये वाला पार्ट पहले कर दिया या ये वाला पार्ट पहले। जीपीयूज़ में यहाँ पे 248 कोर हो सकती हैं, 248 वर्कर हो सकते हैं। जीपीयूज़ में कम कैपेसिटी वाले बहुत ज़्यादा वर्कर होते हैं। यहाँ पे एक वर्कर की कैपेसिटी ज़्यादा थी, यहाँ पे एक वर्कर की कैपेसिटी कम है, बट नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। किन टास्क के लिए जिनमें फ्लो मैटर नहीं करता और टास्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो है जिसको आपको हाई क्वालिटी बनाना है, सो वो हर एक इमेज को लेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, हर एक इमेज को लेगा और उसको रिफाइन करेगा। इमेज जैसे आप आजकल एआई में करते हो उसकी क्वालिटी को बढ़ाएगा। अगर मैं सीपीयू से कर रहा हूँ सो वो स्टार्ट करेगा 00 से, देन वो 01 पे जाएगा, 02 पे। अगर मैं जीपीयू को ले रहा हूँ उसके पास छोटे छोटे वर्कर हैं, बहुत सारे वर्कर हैं जिनकी कैपेसिटी या मेमोरी कम है, लेकिन वो चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को जिनमें बेसिकली फ्लो मैटर नहीं करता है, जिनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सो मेरे पास एक वीडियो था, मैंने इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट एक वर्कर ने ले लिया, दूसरा दूसरे वर्कर ने ले लिया, तीसरा तीसरे वर्कर ने ले लिया, चौथा चौथे वर्कर। इस तरह जो ये टास्क अगर मैं सीरीज में देता, सीपीयू को देता तो बहुत स्लो होती, वो टास्क अब बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है। सो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, या जिसे आप ग्राफिक्स कार्ड बोल देते हैं, जो आपने कंप्यूटर्स में आजकल देखा होगा, वो बेसिकली पैरेलल टास्क के लिए बहुत अच्छा है। ये पैरेलल टास्क की एप्लीकेशन दो जगह बहुत ज़्यादा है आज के वर्ल्ड में। पहला तो है वीडियो प्रोसेसिंग। अगर मैं एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट दे दूँ, फॉर वीडियो प्रोसेसिंग एंड एआई मॉडलिंग विच वन इज़ बेटर, सीपीयू और जीपीयू, सो विच वन इज़ बेटर, जीपीयू। सिमिलरली एआई में कैसे यूज़ करते हैं हम जीपीयू को, इसीलिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एआई में हम मान लीजिए एआई के मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, मॉडल को क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। जैसे एक बच्चे को ट्रेन किया जाता है एग्जाम्पल दे के, उसका जो रेस्पॉन्स आता है उसको सही किया जाता है, फिर उसे दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है, इस तरह बच्चा ट्रेन होता है। सिमिलरली हम जब एक कंप्यूटर पे एक एआई मॉडल को कुछ सिखा रहे हैं तब हम जीपीयू का यूज़ बेहतर तरीके से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सीपीयू। जीपीयू क्या खास बात यह है कि एक एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल से एज सच फ्लो में या ऑर्डर में रिलेटेड नहीं है। आप सेब लाल होता है इस एग्जाम्पल को पहले दे दो, फ़र्क नहीं पड़ता है, सेब गोल होता है इस एग्जाम्पल को पहले दे दो, फ़र्क नहीं पड़ता है। सो ये क्या करता है जीपीयू, एआई मॉडल्स की टास्क को खासकर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और कंप्यूटर जल्दी सीखने लगता है एज़ कम्पेयर टू सीपीयू। समझ में आया आपको? सेकेंडली मान लीजिए मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं आपके पास यूजर्स की थ्रू आउट वर्ल्ड,
सो आप एक बड़ा वर्कर, एक सिंगल बंदे को जो ये पूछ रहा है चैट जीपीटी से हाउ आर यू, है ना, कैसा चल रहा है और बारिश होगी या नहीं आज, उसको देने से बेहतर है एक छोटा वर्कर दे दो जो कि ऐसे मल्टीपल लोगों को एक साथ संभाल सकता है। इसके पास 100 वर्कर हैं, ये 100 लोगों को संभाल सकता है। इसके पास 4 वर्कर हैं, ये एट ए टाइम 4 लोगों को संभाल सकता है, 4 लोगों की क्वेरीज को आंसर कर सकता है। सो दे आर बेटर इन कंपेरिजन टू सीपीयू एज फार एज एआई इज कंसर्न। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एआई मिशन के अंदर 10,000 जीपीयूज को लगाने की बात की है। जब मैं एआई सॉवरेंटी की बात करता हूँ तो सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होती है? फिजिकल इंफ्रा, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी से लेके जीपीयू हो गए, डेटा सेंटर्स हो गए, ये सब लगाना पड़ता है। एंड देन सेकेंड लेयर होती है मॉडल्स, जैसे चैट जीपीटी वगैरह हो गए, कि भाई एक बार आपके पास कंप्यूटर है और आप इस कंप्यूटर को सिखाना चालू कीजिए। इसे हम क्या बोल देते हैं? मॉडल्स बोल देते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं? एंड देन फाइनली मॉडल के बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन हो गई। फॉर एग्जांपल नोटबुक एलएम के एक मॉडल है जिसके बेसिस पे आपने किसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट, कि भाई मेरे को नोटबुक बनानी है, उनको समराइज करना है, उनके नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ बनानी है, उनके ब्रेन मैप्स बनाने हैं, उनके इन्फोग्राफिक बनाने हैं, वो मॉडल पे बेस्ड एप्लीकेशंस हो गई। समझ में आया? एप्स हो गए या एप्लीकेशंस हो गई। सो ये 2-3 लेयर में एआई काम करता है, या एआई स्टैक जिसे हम बोल देते हैं। सो इसी कंटेक्स्ट में ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सीपीयू क्या है, जीपीयू क्या है, और कौन सा बेहतर है इस तरह के किस तरह के कामों के लिए। समझ में आया आपको? नाम विद फुल फॉर्म और उसके काम और प्रोसेसिंग का तरीका, ये कैसी प्रोसेसिंग करता है पैरेलल, और ये कैसी करता है सीरीज में। समझ में आया? ये 3-4 चीज़ें आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है। देन इंडिया एआई मिशन की हमने बात कर ली कि ये कुछ 10,000 जीपीयूज लगा रहा है जिससे हमें बाहर के लोगों पर डिपेंड ना होना पड़े। मैंने ये पेज आपको समझाने के लिए रखा था खाली, बट अब मैं समझा चुका हूँ। तो हम आ जाते हैं कुछ एप्लीकेशंस पे। मैंने बात की थी टॉपिक के स्टार्टिंग में ही कि एआई अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़ी बड़ी कंपनियों से बाहर निकल के कहाँ आ गया है, बेसिकली कॉमन मैन की एप्लीकेशन पे आ गया है। सो जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जिसमें आधार हो गया आपका, ONDC ऑनलाइन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जैसे अमेजोन है, वैसे ही गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप विदाउट एनी फी रजिस्ट्रेशन करके अपना मटेरियल बेच सकते हो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो गया और बाकी फैसिलिटीज़ हो गई। इसको हम क्या बोल देते हैं? डिजिटल पब्लिक इंफ्रा। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कैसा है? डिजिटल है, और जो कि किसको सर्व कर रहा है? पब्लिक की नीड्स को सर्व कर रहा है। जैसे रोड्स कैसे हैं? फिजिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं रोड्स की डेफिनेशन दूं तो रोड्स क्या है? फिजिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे ही यूपीआई हो गया आपका, ONDC हो गया, इंटरनेट के कनेक्शन हो गए, 5G हो गए, ये सब किस में आ जाते हैं? डिजिटल पब्लिक इंफ्रा। ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रा की फाउंडेशन है, इंटरनेट का होना, कंप्यूटर्स का होना, जीपीयूज का होना, उसके बेसिस पे हम क्या बनाना चाह रहे हैं? अपने लोकल मॉडल्स, जैसे चैट जीपीटी है वैसे मॉडल्स बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल भाषिनी डेवलप किया है जो कि 22 इंडियन लैंग्वेजेस में आपको जवाब दे सकता है आपकी क्वेरीज का, और उसके बेसिस पे स्मार्ट ऐप्स हो गए। कुछ एप्लीकेशंस के हम नाम देखते हैं नीचे। और चीप कंप्यूटिंग पावर, हमारा डेटा भी हमारे पास है, स्टोर्ड है, और हमारे मॉडल्स जो कि हमारे खुद के ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट पर रन कर रहे हैं, वो भी किसके हैं? हमारे खुद के ही हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? एआई या डिजिटल सॉवरेंटी। अगर डिजिटल सॉवरेंटी आ जाए या एआई सॉवरेंटी आ जाए तो देयर इज नो डिफरेंस। डिजिटल सॉवरेंटी में भी हम अपनी डिजिटल चीज़ों को अपने पास रख रहे हैं। एआई में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वो एक स्पेशल केस हो गया डिजिटल का, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ें भी कहाँ पे होस्टेड हैं, कहाँ पे स्टोर्ड हैं, कहाँ पे हो रही हैं? हमारे देश में ही हो रही है। चलो, इसके जो मेंस में जो डायरेक्ट आपसे एप्लीकेशन पूछी जा सकती हैं और जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, वो है, पहला है एग्री स्टैक। मैंने किसान को एक डिजिटल आईडी कार्ड दिया, उससे उसका बैंक अकाउंट जोड़ा,
उससे उसकी ज़मीन का लैंड रिकॉर्ड्स जोड़े, उसकी उससे प्रॉपर्टी जोड़ी और बाकी की चीज़ें जोड़ी जो कि एग्रीकल्चर में रेलिवेंट है। अब मान लीजिए एक किसान है जिसका बैंक अकाउंट उसके लैंड रिकॉर्ड से कनेक्टेड है, सो अब उसको फिजिकली जब वो लोन लेने जा रहा है, सो अपने लैंड रिकॉर्ड का प्रूफ फिजिकली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली वो जाएगा, मैनेजर चेक करेगा, हाँ भाई इसके नाम पे इतनी ज़मीन है, हम इसको इतना लॉन्ग सैंक्शन कर सकते हैं, इसकी सिविल रेटिंग ये है, और ये सारे काम क्या है, एक स्टैक, एक लेयर की वजह से एक लेयर एक दूसरे के ऊपर बनी हुई है कि उसके पास डिजिटल कार्ड है जिसमें ये है, ये है, ये है। सो अब उसको लोन क्या है, मिल सकता है, उसको सर्विसेज क्या है, इजीली मिल सकती है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्टैक। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्टैक। जैसे एआई स्टैक था जिसमें सबसे नीचे की लेयर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थी, देन हमारे कंप्यूटर्स आ गए, देन हमारे मॉडल्स आ गए, देन एप्लीकेशंस आ गई। वैसे ही एग्रीकल्चर में जो सबसे की नीचे की लेयर है जहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं वो है एग्री स्टैक। फिर यस स्टैक एक एआई बेस्ड ड्रोन सिस्टम है जो कि क्रॉप की क्वालिटी, डैमेज, उन सबको असेस कर सकता है। क्रॉपिक ऐप, अगर आपकी क्रॉप को नुकसान हुआ है, आप फ़ोटो खींचिए, ये बताइए कि भाई इंश्योरेंस कंपनी को, जो भी आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो भी इंश्योरेंस ले रखा है वो उसको अप्रूव करवा सकता है ये तुरंत ही। विंड्स है लोकल विलेज लेवल वेदर डेटा के लिए। किसान ई मित्र है जो कि लोकल वॉइस में भाषनी पे बेस्ड है। ये एप्लीकेशन किस पे बेस्ड है, भाषनी पे बेस्ड है। मान लीजिए आप उड़ीसा में रहते हैं, सो ये एप्लीकेशन भाषनी की जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें से किसको यूज़ कर रही होगी, ओडिया को यूज़ कर रही होगी, और उसके बेसिस पर उस किसान को वो आंसर दे रही होगी। सो ये सारे आपको याद रखने हैं, किसी को भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और एज सच सारी की सारी एप्लीकेशन आपको मेंस में पूछी जाने वाली हैं, आज नहीं तो कल। सो आपको वही याद रखना है। सो अभी हमने 2-3 चीज़ें देखी। पहला तो देखा कि मिसाइल्स बेसिकली इन जनरल जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो बैलिस्टिक होती हैं, और उनको इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइल्स जनरली कौन सी होती है, क्रूज मिसाइल होती है। हम जनरली मिड फ्लाइट में कैच करने की कोशिश करते हैं, या जब वो नीचे उतर रही होती हैं, नीचे गिर रही होती हैं, तब करने की कोशिश करते हैं। उनके कई सारे डिफेंस सिस्टम है, S-400 थार्ड हो गया, PAD इंडिया का हो गया, आयरन डोम इसराइल का हो गया, वो आपको याद रखना है। देन इंडिया की जो मिसाइल्स हैं, पृथ्वी हो गई, S-400 हो गया, देन आकाश नेक्स्ट जनरेशन हो गया, वो भी आपको याद रखना है। देन हमने देखा था इंडिया का गगनयान मिशन और प्रहार पॉलिसी। प्रहार पॉलिसी में हम क्या कर रहे हैं, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, जिससे कि हम टेररिज्म को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें, सोर्सेज को, कॉजेज़ को ख़त्म कर सकें, और इनकेस अगर टेररिज्म की एक्टिविटी हो जाती है तो हम रेस्पॉन्स और रिकवर कर सकें उससे। देन हमने देखा था गगनयान का इम्पोर्टेंस। अभी हमने सेफली अपने जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनको इंडियन ओशन में रिकवर कर लिया है। मतलब अब हम फ्यूचर में स्पेस मिशन हो गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया, सॉरी स्पेस स्टेशन हो गया, भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन हो गया, और बाकी चीज़ों को जैसे कि मून पे जाना हो गया, मार्स पे जाना हो गया, उन एक्टिविटीज़ को अब हम सीरियस वे में सोच सकते हैं, या उनको अब हम अंजाम दे सकते हैं। देन फाइनली हमने देखा था एआई। एआई क्या है, क्यों एआई में जीपीयूज यूज़ हो रहे हैं सीपीयूज के कंपैरिजन में। ऑब्वियसली किसी भी कंप्यूटर में सीपीयू होता ही है, इवन जीपीयूज को भी मैनेज करने के लिए कौन चाहिए होता है, सीपीयू चाहिए होता है। सो वो ख़त्म नहीं हुए हैं, बट हमने नंबर ऑफ जीपीयूज बढ़ा दिए हैं एक सीपीयू पे, ठीक है, जिससे हमारी एआई की और वीडियो प्रोसेसिंग जैसी टास्क जल्दी कंप्लीट हो सकें। देन हमने देखा था कि एआई स्टैक क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का 2.0 क्या है, सेकेंड फेज़ क्या है। पहला तो था यूपीआई वगैरह, अब हमने ओपन नेटवर्क, डिजिटल कॉमर्स जैसी चीज़ें निकाल दी हैं, अमेजन जैसी चीज़ें निकाल दी हैं जहां आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। एंड देन फाइनली हमने देखा था एआई में एआई के यूज़ एग्रीकल्चर में, एग्री स्टैक हो गया, भाषनी हो गई। सो आपको ये सारी चीज़ें मेंस और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पढ़ा रहा था तब बताया था आपको एग्जैक्टली किस तरह के सवाल आ सकते हैं, कहाँ से क्या पूछा जा सकता है, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। थैंक यू।